आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन शोल्डर प्रॉब्लम जिसको हम रोटेटर कफ इंजरी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मनपाल सिंह नरूला। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट सिटी हॉस्पिटल एंड अपोलो क्लिनिक सेक्टर 8 चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत आम सुना होगा, स्पेशली इन स्पोर्ट्समैन या एज के हिसाब से शोल्डर पेन शुरू हो जाती है। और आज हम अपने आप को लिमिट करेंगे ये रोटेटर कफ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि रोटेटर कफ होता क्या है। हमारे शोल्डर के आसपास 4 मसल्स होते हैं जो हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज भी करते हैं और उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट जो होता है एक बॉल और सॉकेट की तरह जॉइंट होता है। जैसे अगर आप समझे एक टी है, गोल्फ जो लोग खेलते हैं वो समझेंगे टी के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, तो ऐसा हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। और इसको मूव करने के लिए हमारे 4 मसल्स होते हैं शोल्डर के राउंड, आगे से लेके पीछे तक। और वो मसल्स जब बोन में जुड़ते हैं तो वो टेंडन्स बना के जुड़ते हैं। टेंडन्स होते हैं क्या, जब मसल बोन के साथ जुड़ता है तो वो टेंडन बना के जुड़ता है। तो ये टेंडन्स जो हैं 4 टेंडन्स, ये शोल्डर को स्टेबलाइज भी करते हैं और मूव भी करते हैं। तो इनके अंदर जब इंजरी हो जाती है, या तो टेंडिनाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है या टेयर हो जाता है, इसको हम रोटेटर कफ टेयर कहते हैं। सो नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि ये रोटेटर कफ के सिम्टम्स क्या होते हैं। हाउ डू यू नो कि रोटेटर कफ है? क्योंकि ये रोटेटर कफ की जो टीयर्स हैं इसको हम कंफ्यूज करते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के साथ, या जो दूसरे कारण होते हैं शोल्डर पेन, जो कि आम फ्रोजन शोल्डर हर किसी को मालूम होता है। तो रोटेटर कफ टीयर एक सेपरेट एंटिटी है जो इनसे थोड़ी सी अलग है। तो रोटेटर कफ के मेन सिम्टम्स होते हैं पेन। और वो पेन कैसा होता है कि धीरे धीरे वो पेन या तो बिल्कुल एक्यूट पेन होगा जब चोट लगती है गिरने की वजह से, या फिर एक धीरे धीरे पेन जो बढ़ना शुरू हो जाता है। इनिशियली आपको पेन होती है जब आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ ओवरहेड अगर आप उठा रहे हैं या कमर के पीछे हाथ लेके जा रहे हैं बैक पे। सो व्हेन यू आर रीचिंग आउट फॉर समथिंग, ठीक है, या तो अपना ऊपर हेड ओवरहेड मूवमेंट जैसे कोम्बिंग योर हेयर या क्लीन रीचिंग टू योर बैक, तो इनिशियली पेन होती है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ। धीरे धीरे वो पेन रेस्ट में, मतलब जब आप बैठे हैं तब भी पेन शुरू हो जाता है। और इसके अंदर एक क्लासिकल होती है जो पेन रात को बढ़ जाती है। वो रात को पेन क्यों होती है ये भी अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि रात को क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट है वो हिलना बंद हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं मसल्स। तो जब वो चीज़ हिलनी बंद हो जाती है तो वो उसके अंदर से जो हमारे मसल्स हैं और स्टिफ हो जाते हैं। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से जब हम लेटते हैं एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन में मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, बोन स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण ये रोटेटर कफ टियर इज वर्स एट नाइट। शोल्डर के ऊपर सोने में दिक्कत आती है। फिर और सिम्टम्स होते हैं कि हमारी जो लिमिटेशन है, हमारी मूवमेंट्स करनी लिमिट हो जाती है, कुछ एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाते, जैसे मैंने बोला कोम्बिंग योर हेयर, रीचिंग टू योर बैक, वो एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती है। मसल्स में वीकनेस आ जाती है, धीरे धीरे मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, या कभी कभी एक क्रैकलिंग या क्रेपिटस एक अजीब सी साउंड आती है जब हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं। तो ये रोटेटर कफ के लार्जली ये सिम्टम्स होते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, इट इज़ वर्स एट नाइट एंड वर्स विद एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ ये बढ़ जाता है। सो हाउ इज दिस रोटेटर कफ कॉज्ड? इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं? रोटेटर कफ कैन बी एन एक्यूट और अ क्रॉनिक। जो एक्यूट होता है, जो सडन ऑनसेट, कि जैसे अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हम गिर गए, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमारा आर्म एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ गया, जिसके कारण ये रोटेटर कफ टियर हो जाता है। ये एक रेयर वेराइटी होती है। मोस्टली ये क्रॉनिक इंजरीज की वजह से होता है, जिसको हम क्रॉनिक ओवर यूज या रेपिटेटिव यूज इंजरी, जैसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें हम शोल्डर को एक ही मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं या कोई टेनिस प्लेयर्स हैं, जो स्विमर्स होते हैं जिसमें वो ओवरहेड मूवमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कारपेंटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं। तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो एक ही अगर हम मूवमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो ओवर यूज़ या रेपिटेटिव यूज़ इंजरी की वजह से हो जाता है। और थर्ड टाइप होता है जो डीजनरेटिव, जो एज के हिसाब से वेयर एंड टेयर के साथ ये इंजरी हो जाती है रोटेटर कफ। तो इन एक्सीडेंट्स एक्यूट इंजरी, अगर धीरे धीरे हम एक चीज़ को बार बार कर रहे हैं उससे हो जाता है, और एक एज के हिसाब से। तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डेफिनेटली इट इज़ मोर कॉमन इन पीपल अबव 40 ईयर्स, जो वैसे मैंने बताया प्रोफेशनल गेम्स खेलते हैं, एथलीट्स खेलते हैं, जो एक ही एक्टिविटी करते हैं। स्मोकर्स हैव अ मोर टेंडेंसी ऑफ हैविंग रोटेटर कफ टियर्स, ये आप याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपकी एज के हिसाब से आपका शोल्डर पेन काफ़ी टाइम से चलता जा रहा है जिसको आपने ट्रीट नहीं किया, तो ये माइनर टेंडिनाइटिस जो पार्शियल टियर्स हैं धीरे धीरे कंप्लीट टियर्स बन जाते हैं। ये हमारे रोटेटर कफ टियर के रीजंस हैं। So next question is that when should you go and see your doctor and how is this rotator cuff tear diagnosed? जैसे मैंने बताया कि ये ओवरलैप होता है, बाकी कंडीशन के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शोल्डर जो पेन है ये वाला रोटेटर कफ का, ये नेक तक भी जा सकता है और आर्म्स में नीचे तक भी जा सकता है। तो अगर आपकी कोई नर्व इम्पिंज हो रही है या कोई और कारण हो शोल्डर का, तो ये आपस में मिसडायग्नोज हो सकता है।
आपको जब आपको लगे कि आपका शोल्डर पेन बहुत एक्यूट है और 6-7 दिन में आपका पेन किलर लेने से नहीं जा रहा, आपकी एक्टिविटी बहुत लिमिट हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। पहले तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम एक एक्सरे करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, रोटेटर कफ टियर्स एक्सरे में नहीं आते। एक्सरे में अगर कोई बोनी स्पर होगा, कोई अगर आर्थराइटिस होगा, वही आता है। रोटेटर कफ टियर इज नॉट डायग्नोस्ड ऑन एन एक्सरे। द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विच विल बी एन, जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को और हम देखते हैं कि उसकी आर्म को, वो हम कहते हैं ड्रॉप टेस्ट, वो होल्ड नहीं कर पा रहा। हम जैसे उनकी आर्म को ऐसे लेके जाएंगे और जब हाथ हटाएंगे वो धीरे धीरे करके एकदम से आर्म ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम ड्रॉप साइन कहते हैं। या एक पर्टिकुलर कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम ये शक होता है कि ये रोटेटर कफ टियर हो सकता है। फिर हम उनका या तो अल्ट्रासाउंड करते हैं या एमआरआई कराते हैं। सो एमआरआई इज द मोडालिटी ऑफ चॉइस, जिसमें ये रोटेटर कफ टियर्स डायग्नोज होते हैं कि ये पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।